57 सीटों पर आखिरी दौर का मतदान होने वाला है 1 जून को। उससे पहले चुनावी प्रचार कल थम जाएगा शाम 5 बजे के बाद, और फिर इंतजार रहेगा 4 जून का। 4 जून को देश में नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि क्या नरेंद्र मोदी बतौर प्रधानमंत्री हैट्रिक मार पाते हैं या फिर इंडिया गठबंधन उनके विजय रथ को रोकने में कामयाब होता है। नहीं यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ मार्जिन से पीएम जीते हैं और 400 पार का आप लोगों ने नारा दिया है, लेकिन अब जब आखिरी फेज इतना करीब आ गया है, क्या वाकई अभी भी आत्मविश्वास वैसे ही 400 पार वाले आसमान पर है, या आप लोगों को लग रहा है कि विपक्ष ने इस बार अच्छा चुनाव लड़ा है आपके खिलाफ? नहीं, मोदी जी काशी से रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश से 400 से अधिक सीट जीत करके सरकार बनाने जा रही है। इसमें किसी प्रकार का किसी को संशय नहीं होना चाहिए। गजनी की औलाद, किसी प्रकार का कोई संशय किसी को नहीं होना चाहिए। अभय दुबे जी, आदि अनादि अनंत खंड अछेद अभेद सुभेद कहावे, अलख गोचर रूप महेश को जोगी जति मुनि जान न पावे। काशी की इस पावन और अलौकिक भूमि को मैं इसकी रज को मस्तक पर लगाकर प्रणाम करता हूं। आपने सुना नहीं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले कह दिया था, कहा था कि अंत में झोला उठाकर चले जाऊंगा। तो जो 30 से 1 तारीख तक जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी, अंजना जी, मैं आग्रह करता हूं, मैं लाया हूं साथ में, आपकी तो बड़ी चर्चा होती है, प्रधानमंत्री जी को दीजिएगा ये झोला। क्या वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे सारे आइडिया घटिया थे। अरे कचरे में कमल थोड़ी खिलेगा, देखते जाओ कैसे विकेट गिरा के आता हूं मैं। क्या है इस झोले में? प्रधानमंत्री के इस झोले में भीषणतम महंगाई है, बेरोजगारी का अंबार लगा है, भ्रष्टाचारी अजीत पवार उनका भी सारे पाप इस झोले में है। एक झोला राहुल गांधी वाला भी लेके आते हैं, पता चलता उस झोले में क्या है। खटाखट 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 राहुल गांधी के झोले से खटाखट 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को खटाखट, 1 लाख रुपए बेरोजगार युवाओं को, 400 रुपए मनरेगा के, इसके पाप की कल्पना नहीं कर सकते। 70 साल तक दायरे में सिमट के आया है, हर रवायत से हट के आया है। आंधियों को जरा खबर कर दो, बब्बर शेर वापस पलट के आया है। We must not only revise our ambitions, grand ambition. मां गंगा ने बुलाया और 6 जनवरी को अदालत में, हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया, कहा 40% नालों का पानी आज भी मेरी मां गंगा में मिलता है। एक एग्रीमेंट किया था, उन्होंने कहा था कि इंटरसिटी एफिलिएशन, काशी को क्योटो बना दूंगा प्रधानमंत्री जी, घर घर पानी पहुंचा दूंगा, सीवर का पानी शहरों में बहने नहीं दूंगा प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ट्रांसपोर्ट का एक नेटवर्क खड़ा करूंगा। अभी अधिकारियों को वाराणसी के लोगों ने चौराहे पर बंधक बना दिया, एक जूनियर इंजीनियर को, एक भारतीय जनता पार्टी की पार्षद के पति को, और कहा कि 10 दिन से ड्रेनेज का पानी भरा है। प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब कौन देगा? आपके गांव का एक बार मुआयना तो कीजिए, जो आपने गांव गोद लिए थे, वहां पन्नियां लगाकर लोग रह रहे हैं, 100 रुपए में पानी खरीद कर पी रहे। प्रधानमंत्री जी, क्रूज चलाऊंगा, एक पोर्ट बनाऊंगा, क्या हुआ प्रधानमंत्री जी? या गंगा मां की था, हमारे केवट और हमारे मल्ला पाते हैं उनके क्या लग रहा है दिल्ली में क्या होगा इस बार? दिल्ली में चमत्कार होगा भैया। क्या चमत्कार? देख लो, झाड़ू वाला छा गया। वो कह रहे मोदी आ रहे हैं। मोदी अभी गाली वक्त चुपचाप रहो, बहुत खराब हो रहा तुम भाई, ध्यान। सवाल यह है कि कितना बड़ा चैलेंज आप लोग नरेंद्र मोदी को दे पाएंगे, क्योंकि अब तो देखिए 57 सीटें बाकी हैं। पिछली बार पूर्वांचल की 11 सीटें इनमें से गई थी। क्या आपके लिए उनकी लोकप्रियता को बैटल करना बड़ा चैलेंज नहीं है? देखिए, पूर्वांचल की जनता ने इस बार ये तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को वो सत्ता से हटा देगी, क्योंकि ये जनता लड़ रही है लड़ाई, जनता अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रही है। जनता जो परेशान है, जो दर्द, जो तकलीफ भारतीय जनता पार्टी ने लास्ट 10 सालों में जो दिया है, उसका बदला वोट के माध्यम से लेगी, और वोट देने को जनता तैयार है। उसी का परिणाम देख रहे हो कि भारतीय जनता पार्टी की भाषा बदलती जा रही है। जो भारतीय जनता पार्टी को मुद्दों पे चर्चा करनी चाहिए, वो मुद्दों पे नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? उन्हें पता है कि जनता ने उनको बुरी तरह से पकड़ लिया है, जकड़ लिया है कि आप मुद्दों पे चर्चा कीजिए, तो मुद्दों से भागते हैं। काशी में आके जितना भी शोर मचाइएगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की यहाँ पर लोकप्रियता लोगों के सिर चढ़कर बोलती है। जिस मार्जिन से वो जीते थे पिछली बार, और इसी का इफेक्ट कहती है बीजेपी कि हमारा पूरा पूर्वांचल में होगा। और गोदी मीडिया इतिहास में केवल इसीलिए दर्ज किया जाएगा कि इसने भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई।
बिहार पर भी चर्चा हो जाए, क्योंकि बिहार से आप हैं। आरजेडी 8 सीटें जो पिछली बार पूरी उधर गई थी, देखिए कहा क्या होगा? लोकप्रियता में अगर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता है तो होनी चाहिए। देश के माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं, 10 वर्षों से रहे हैं, और जब पहली बार आए थे इस काशी में चुनाव लड़ने बनारस में, उन्होंने कहा था मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो अब 10 वर्षों के बाद उनका टाइम पूरा हो गया और यही मां गंगा उनको वापस गुजरात भेज देगी। नहीं टाइम ये काशी का बीच में क्या हो रहा है? देखिए यही काशी की धरती है, बाबा विश्वनाथ की धरती। कहा गया है जहर पिया जीवन दिया, विष पान करने वाले महादेव दूसरों को अमृत पिलाते हैं, अपने विष पीते हैं। लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जहर को बोया, नफरत को बोया और रोजगार छीन लिया, गरीबों का थाली खाली कर दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सत्ता मिली थी राम राज लाने के लिए। क्या यही राम राज है कि हम आपस में भाई भाई में लड़ रहे हैं? बेरोजगारी की मार से नौजवान परेशान, भूखमरी से, गरीबी से, शिक्षा स्वास्थ्य सब चौपट। लेकिन हम बात किस पर कर रहे हैं? हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसी पर बात कर रहे हैं। गोदी मीडिया इतिहास में केवल इसीलिए दर्ज किया जाएगा कि इसने भारत के लोकतंत्र की हत्या करने में भूमिका निभाई। हम तो कह रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जब काशी में 10 वर्षों में आपने बाबा विश्वनाथ की नगरी में कुछ नहीं सीखा, जो गंगा जमुनी तहजीब है इस जगह का, तो फिर आप हमें लगता है कि आप कन्याकुमारी जाएं या केदारनाथ जाएं, कहीं आप नहीं सीख पाएंगे। इसलिए ये देश अब कह रहा है हमें नहीं चाहिए ऐसी सरकार जो नौजवानों को बना दे बेरोजगार। अच्छा रुकिए। अच्छा ठीक है रुकिए। अरे रुकिए। चाय वाले का हाँ चाय वाला हूँ सर। मोदी जी ने जो काम कर दिया। हाँ सर, मैं चाय पकड़ ले बानी। अच्छा पकड़ ले बानी, हम तो ना डर रही ना। आराम से बोलिए सर। मोदी जी जो काम कर दिया, आपने कहे कि काशी विश्वनाथ नगरी है। मोदी जी ने क्या सीखा? मोदी जी ने वो चीज सीखा सर, यही 80 घाट है सर। आप कहते हैं बेरोजगारी, महंगाई। मोदी जी बेरोजगारी नहीं है सर, महंगाई कुछ नहीं है। बीजेपी कांग्रेस को मैडम चुप हो जाइए, चिल्लाना बंद कीजिए। अभी भी बीजेपी आपको करप्शन के ही मुद्दे पर घेरती है। वो कह रहे हैं कि आपके इस बैग में करप्शन आपने निकाला है कि नहीं निकाला है, उस पर आपका जवाब। अंजना जी देखिए, मैं झोले में से भ्रष्टाचार निकाला कि नहीं? कोयला घोटाले वाला बैग। देखिए, जिसने महंगाई से इतना प्यार किया, बेरोजगारी का वार किया, भ्रष्टाचारियों को गुलजार किया, तो निश्चित ही मैं समझ गया कि मोदी जी ने अवतार लिया। अब अवतारी पुरुष भाषण क्या देंगे? सारे भ्रष्टाचारियों को आकंठ पाप में डूबे हुए अपने झोले में भर लिया। शुभेंदु अधिकारी, हसन मुशर्रफ, प्रफुल्ल पटेल कहते थे आतंकवादियों का पार्टनर है, दाऊद इब्राहिम का पार्टनर है, उसके साथ साझा कर लिया, क्लीन चिट दे दी। छगन भुजबल को क्लीन चिट दे दी। हेमंत बिस्वा शर्मा 8,000 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार किया। धंधा लो और धंधा दो, 4 लाख करोड़ रुपए के ठेके दिए। प्रधानमंत्री जी किस मुंह से भ्रष्टाचार की आप बात करते हैं? आपने इस वाराणसी और देश की सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया। आपका घोषणा पत्र क्या है? भारत, पाकिस्तान, हिंदू, मुसलमान, दिवाली, रमजान, शमशान, कब्रिस्तान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, भैंस। अब तो रविवार तक से आप प्रतिशोध ले रहे हैं। अरे रविवार सनातनियों का है, उन्होंने कहा रविवार से प्रधानमंत्री जी एक आपके 14 अप्रैल का घोषणा पत्र जारी किया था। एक वक्तव्य बता दीजिए देश के नागरिकों के लोग कि प्रधानमंत्री जी ने अपने घोषणा पत्र की जवाब सुनने की क्षमता 10 साल और आप बात करते हैं। मैं तो अंजना जी माफी मांगने का तो आपके प्रति इतना आदर है कि मैं उसको व्यक्त नहीं कर सकता, और ये सार्वजनिक रूप से मैंने हमेशा कहा है। मैं पूछना चाहता हूँ नीतीश कुमार जी ने कितनी अश्लील बातें
महिलाओं के लिए सदन में की, आप कल्पना कर सकते हैं। प्रधानमंत्री जी ने एक शब्द नहीं बोला जब हाथरस और उन्नाव हुआ। 2900 बलात्कार के आरोपी प्रज्वल रवन्ना के सिर पर हाथ रखते हैं और ये कहते हैं कि इसके खाते में गए हुए वोट मुझे मिलेंगे। तब मैं इस देश के प्रधानमंत्री से पूछता हूँ, नारी अस्मिता मैं तो साक्षात दंडवत करने को तैयार हूं। जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए। यही गंगा बेचारे आए हैं, अभी तक माइक नहीं पकड़ पाए। और सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोगों ने या नहीं देखी, लेकिन इधर वाले तीनों ने त्रिपुंड लगाया है। हाँ देखो, ये देखो त्रिपुंड हमारे चेहरे पे, माथे पे नकली लोग इससे कुछ होने वाला नहीं है। से पहले एक इंटरव्यू में कहते हैं कि मेरी माँ के गुजर जाने के बाद मैं कन्विंस्ड हूँ कि मुझे मेरी माँ ने पैदा नहीं किया है। पहले जब तक माँ जिंदा थी मुझे लगता था कि शायद बायोलॉजिकली मुझे जन्म दिया गया है। माँ के जाने के बाद मैं कन्विंस हो चुका कि परमात्मा ने मुझे भेजा है। ये ऊर्जा बायोलॉजिकल शरीर से नहीं मिली। कोई भी मानसिक रूप से नॉर्मल इंसान ऐसी बातें करेगा क्या? मतलब सोचकर देखो, अगर आपका दोस्त ऐसी चीजें बोलने लग जाए, अब क्या आपको? मेरी बात सुनिए आप, लेकिन क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री जी, उन्होंने कहा आप बड़े ज्ञानी हैं। प्रधानमंत्री जी ने ये ज्ञान दिया कि गटर की गैस से चाय बनती है। प्रधानमंत्री के वाराणसी में भी पिछले माह वाल्मीकि समाज के नौजवान गटर में उतरकर मौत के आगोश में समा गए। प्रधानमंत्री जी मास्क भी नहीं प्रोवाइड करा सकते। 25 लोगों ने अपनी प्राण गंवा दिए इसके लिए। प्रधानमंत्री जी, आपका संसदीय क्षेत्र है, आपका क्या दायित्व है? उस जवान ने पूछा था कि हमारे समय महंगाई नहीं है। अरे 400 रुपए का सिलेंडर 1000 रुपए के पार कर दिया। 60 और 70 रुपए का पेट्रोल और डीजल 100 रुपए के पार कर दिया। दाल जो 60 और 70 रुपए की दाल तेल थी 200 रुपए के पार कर दिया। ये वैसे ही वार्तालाप करते हैं। क्या मैं आपको 15-15 लाख अभी दे दूं तो क्या ये बीच में सवाल डिलीट हो सकता है क्या? ये आगे ना पूछा जाए। ऐसे आपको अगर ऐसे चाहिए तो मैं कर देता हूँ। ये थोड़ा सा सवाल बहुत पुराना सवाल है और इससे बहुत पीड़ा भी होती है। देखिए इस देश के अंदर में कोई भी अगर नफरत की राजनीति करता है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत की राजनीति करती है। आपके पास कुछ के ज्ञान है? चार भविष्यवाणी करते हो? 4 तारीख को मोदी जी जाने वाले हैं, या तो गुजरात के मुख्यमंत्री बनेंगे और सीधे राहुल गांधी। क्या करते हो तुम? स्टूडेंट हूँ मैम, स्टूडेंट। भविष्यवाणी भी करते? भविष्यवाणी नहीं मैम, जहाँ तक अभी तक एग्जिट पोल का रिपोर्ट आया है उसके हिसाब से। जली ना, तेरी भी जली ना। आप हवाई जहाज तो बहुत अच्छा उड़ा लेते होंगे। अरे नहीं साहब, मैंने तो जिंदगी में कभी हवाई जहाज उड़ाया ही नहीं। नाम आपका पायलट बाबा, और ये पोशाक? अरे हाँ ऐसी बात है मंत्री जी कि जब मैं बिल्कुल छोटा सा था तो मेरा बाप हवाई जहाजों के नट बोल्ट टाइट किया करता था। हम लोग एयरपोर्ट के पीछे एक छोटी सी झोपड़पट्टी में रहते थे। छुट्टी वाले दिन मेरा बाप मुझे गोद में बिठाकर हाथ में पौवा पकड़कर आसमान की तरफ देखा करता था और कहता था, बेटा मैं तुझे किस लाइन में डालूं, तुझे क्या बनाऊं? फिर उसने खुद ही फैसला किया और मुझे बताया कि मैं तुझे पायलट बनाऊंगा। अब अपने पिताजी की बात रखने के लिए मैंने वो पोशाक और नाम अपना लिया और हवाई जहाज तो कभी उड़ाया नहीं,